मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 की और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देते चलें कि संवैधानिक पद पर काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 साल पूरे हो चुके हैं। जी हां, दरअसल 7 अक्टूबर 2001 को बतौर गुजरात का मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के रूप में संवैधानिक पद पर अब तक वे बीते लगभग 9.5 सालों से काम कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वे संवैधानिक पदों पर रहे हैं। प्रधानमंत्री बने हुए उन्हें लगभग 9.5 साल हो गए और इससे पहले करीब 12.5 साल के आसपास, क्योंकि 2 बार का उनका पूरा कार्यकाल था और तीसरी बार फिर जब वे प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए, तब उन्होंने इस्तीफा देकर सांसद का चुनाव लड़ा और वे जीते और प्रधानमंत्री बने। तो 22 साल से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में वे निभा रहे हैं। और लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं और अपने काम को लेकर, अपने वर्किंग स्टाइल को लेकर अक्सर वे चर्चा में रहते हैं। और एशियन गेम्स 2023 के 14वें दिन भारत ने गोल्ड मेडल का शतक पूरा कर लिया। सुबह तीरंदाजी में अदिति गोपीचंद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो वहीं ज्योति सुरेखा ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। इसके बाद मेंस कंपाउंड इवेंट के फाइनल में ओजस और अभिषेक ने गोल्ड और सिल्वर अपने नाम किया। इसके बाद विमेंस कबड्डी में भारत ने चीनी ताइपे को हराया और गोल्ड पर कब्जा जमाया। और इसी के साथ भारत में एशियन गेम्स में 100 पूरे मेडल्स हो चुके हैं भारत के और पदक तालिका में भारत 100 मेडल्स के साथ काबिज है। एशियन गेम्स में अभी तक 25 गोल्ड मेडल आ गए हैं, माफ कीजिएगा, 25 गोल्ड मेडल के साथ 35 सिल्वर मेडल्स के साथ 40 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 100 पदक अपने झोली में ला चुका है। भारत के खिलाड़ियों ने, चाहे वो ट्रैक एंड फील्ड हो, शूटिंग हो, तीरंदाजी हो या हॉकी। और वहीं पीएम मोदी ने एशियन गेम्स 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि से बताया और भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने अभूतपूर्व एथलीट्स को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। प्रत्येक विस्मयकारी प्रदर्शन इतिहास रच रहा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीट्स से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। तो 10 तारीख यानी आज से 3 दिन बाद वे मुलाकात करेंगे अपने उन खिलाड़ियों से जो एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे एशियन गेम्स के उन खिलाड़ियों से जिन्होंने कीर्तिमान रच दिया और 100 मेडल्स भारत की झोली में लाकर रख दिए। और देहरादून के नरेंद्र नगर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। दरअसल सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां नरेंद्र नगर पहुंचेंगे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं ये बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे और मध्य क्षेत्रीय राज्यों के लगभग जो सभी मुख्यमंत्री हैं वे भी इसमें जुड़ेंगे। और भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वे इस मीटिंग में जुड़ने के लिए तकनीक का सहारा लेंगे और वर्चुअली इससे जुड़ेंगे। आपको बता दें कि आज जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है ये 24वीं बैठक है और मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस 24वीं बैठक में गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता करेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेश बघेल समेत कई राज्यों के, मध्य भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे, वर्चुअली जुड़ेंगे।
वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि आज उत्तराखंड में 24वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लूंगा, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रमुख अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में देश के सभी प्रदेशों से आए डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद करूंगा। गृहमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी साझा की है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे और चुनाव पर रणनीति बनाई जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता आज की मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक के माध्यम से चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होने वाली इस बैठक के बारे में डिटेल्स आप तक आगे लगातार पहुंचाते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी दमखम के साथ उतरना चाहती है और किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है पार्टी। ऐसे में आज की ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण रहेगी। और इधर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया यह जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होगी। 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और सीईसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल सरीखे नेता शामिल होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी जो फ्रंटलाइन लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में मौजूद होगी। और बताया ये जा रहा है कि लगभग 150 सीटों पर यहां कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट्स का नाम घोषित कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कौन से उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में होंगे, ये देखने का विषय होगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। दिल्ली में 150 प्रत्याशियों के नाम इसमें तय हो सकते हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में 150 प्रत्याशियों के नामों की क्या सूची एक साथ जारी होगी। हालांकि अभी सूची जारी होने के बारे में कोई डिटेल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं मिली है। ये बैठक आज होगी और संभव है कि आज की इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो कि कब तक सूची जारी करेगी कांग्रेस पार्टी। और बड़ी खबर रायपुर के तेलीबांधा इलाके से, जहां कार सवार 2 युवतियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष का यह कहना था कि लड़की नशे में धुत होकर कार चला रही थी और जब इस बात पर उसे टोका गया तो वो गुस्से में आग बबूला होकर कार से उतरकर लड़ने को तैयार हो गई, गाली गलौज करने लगी, जिस पर विवाद और बढ़ गया। दोनों लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हो गई और वहीं एक बचाव करने आए एक लड़के को भी पीट डाला। मारपीट का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तस्वीरें उसी दौरान की बताई जा रही हैं जब यहां बवाल हुआ जमकर। नशे में धुत एक लड़की ने वहां अभद्रता की और बीच बचाव करने आए एक लड़के पर भी हमला कर दिया, उसकी पिटाई की, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। नशे में धुत लड़की का सड़क पर ड्रामा। और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नकली नोट गिरोह से पूछताछ में एक बड़ी जानकारी मिली है। पुलिस को जानकारी यह मिली जिस पर एनआईए से इंदौर पुलिस अब जानकारी साझा करेगी। दरअसल एटीएस और आईबी भी इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करेगी। सरकारी रिकॉर्ड में जो गिरोह का सरगना है वो मृत बताया जा रहा है। वहीं राजेश अशोक बनकर नकली नोट छाप रहा था और गिरोह का अन्य देशों के साथ संपर्क मिलने की भी जानकारी मिली है और कई अन्य देशों में भी इनके नेटवर्क काम कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। इंदौर से बड़ी खबर, एनआईए से इंदौर पुलिस जानकारी साझा करेगी, एनआईए भी पूछताछ करेगी। इसमें इंटेलिजेंस की टीम्स भी इन्वेस्टिगेशन में साथ रहेंगी। दरअसल सरकारी रिकॉर्ड में जो गिरोह का सरगना है वो मृत है और वो नाम बदलकर नकली नोट छाप रहा था
अशोक बनकर वो नकली नोट छाप रहा था। आपको बता दें इंदौर से पूरा मामला सामने आया, जहां नकली नोट गिरोह से पूछताछ में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली तो अब इस मामले में एनआईए और अन्य जो इंटेलिजेंस की टीम है वो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगी। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है या यूं कहें कि अभी कामयाबी मिलना बाकी है? देखिए, अभी तक कह सकते हैं कि बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जो इस पूरे रैकेट का, जो पूरा गिरोह का सरगना है, वो सरकारी रिकॉर्ड में मर चुका है। उसका नाम राजेश है। उसने पहले प्लानिंग की, जो उसका नाम था उसे मृत घोषित किया। सरकारी रिकॉर्ड में जब जांच की गई तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। अब वो राजेश अशोक चौहान बन गया। अब बकायदा इंदौर आता है, इंदौर के पता पे सारे डॉक्यूमेंट जो भी है उसके सब अशोक चौहान के नाम पर है। यानी अब वो दूसरे नाम से जिंदगी जी रहा था और 500 रुपए के नकली नोट को छापने में वो माहिर था। सोशल मीडिया से उसने सीखा था कि 500 रुपए के जो नकली नोट है उसे कैसे छापना, और सिर्फ छापना नहीं, बकायदा उसके लिए यूवी लाइट जो लेजर मशीन है जो बैंकों में रखी होती है, वो मशीन भी उसके पास थी। यानी प्रिंट करने के बाद बकायदा उस मशीन से चेक किया जाता था कि ये मशीन से चेक करने के बाद पकड़ में आता है कि नहीं आता है। इसके लिए उसने 6 लोगों का, ये उसके साथ 5 और अन्य सदस्य थे, 6 लोगों का ये पूरा गिरोह था। और ये करीब 30 लाख, 1 से 1.5 साल में 30 लाख रुपए बाजार में खपा चुके थे। इनके पास जो पेपर्स मिले हैं वो पेपर्स की संख्या इतनी है कि 50 लाख रुपए तक और नोट छापे जा सकते थे। अब इनके जो व्हाट्सएप नंबर है, जो इनके कॉन्टेक्ट है और जो इनके संपर्क मिले वो विदेशों से भी मिले, यानी अन्य दूसरे देशों से भी ये संपर्क में थे। और अभी तक इनके संपर्क में कौन कौन थे, क्या ये जो भारतीय मुद्रा है सिर्फ इसका इस्तेमाल यहां हुआ है या विदेशों में भी गया, या विदेशों से इसके लिए बकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई थी, तमाम चीज को लेकर अब इंदौर पुलिस जांच कर रही है। और पूरा मामला देश के भारतीय मुद्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है एनआईए, उससे भी संपर्क किया जा रहा है। यानी एनआईए, एटीएस, आईबी जो बड़ी एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले में जांच करने वाली हैं, क्योंकि पूरा मामला देश के मुद्रा से जुड़ा हुआ है, इंडियन करेंसी से जुड़ा हुआ है। विदेशों से भी कहीं इसका कोई लिंक तो नहीं? मिथिलेश, ये भी जान लेना बहुत जरूरी होगा। आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स आगे लेनी है। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि इंदौर से ही ठगी का एक मामला सामने आया, जहां ठग दंपत्ति गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल विकी जोसेफ और लीना जोसेफ को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया और द्वारकापुरी क्षेत्र के होटल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 3 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि 300 युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ये गल्फ कंट्री में नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपए ऐंठ लिया करते थे। और मुंबई के अलावा अलग अलग थानों में मुंबई में ही 250 एफआईआर इन पर दर्ज हो चुके हैं। मुंबई पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है और ठग दंपत्ति मुंबई से इंदौर आकर छिपे हुए थे। और आपको बता दें कि ये मुंबई पुलिस ठग दंपत्ति को अपने साथ पकड़ कर ले गई है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र पुलिस कार्रवाई कर रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके पास भी चलेंगे। और मिथिलेश, ये जो ठग दंपत्ति का खुलासा हुआ, कैसे पता चला और क्या कुछ हुई कार्रवाई अभी तक? देखिए, ये जो ठग दंपति हैं, इसमें विक्की जोसेफ और लीना अरोरा, ये 2 नाम सामने आया है कि इन्होंने मुंबई में युवाओं को, 300 से ज्यादा युवाओं को इन्होंने ठगा। उनके साथ में उनसे पैसे लिया करते थे और मोटी रकम इस बात पे लिया करते थे कि उन्हें वो विदेशों में नौकरी दिलाएंगे। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे। बाकायदा इन्होंने 300 लोगों के साथ ठगी की, 3 करोड़ रुपए के लगभग की ये ठगी है। उसके बाद ये अपना दुकान बंद करके वहां से भाग निकलते हैं। मुंबई पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसके पहले वो राजस्थान, गुजरात, अलग अलग राज्यों में ये कुछ दिन रुके हुए थे। यानी इनका कोई एक पता नहीं हुआ करता था। ये लगातार अलग अलग राज्यों में 1-1 सप्ताह तक रुकते थे, अपना ठिकाना बदल देते थे। इनके जो फोटोग्राफ्स हैं, इनके जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस से साझा किया था, क्योंकि मुंबई पुलिस को जानकारी लगी थी कि ये जो आरोपी है इस वक्त इंदौर में है। और जैसे ही इंदौर पुलिस को इसको जानकारी मिलती है, लगातार जो भी दूसरे क्षेत्र है जहां पे उन्हें जानकारी थी, वहां के होटल्स इनके बारे में जानकारी निकाली जा रही थी। पता चला कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र
क्षेत्र के पैराडाइज होटल में ये रुके हुए हैं। बाकायदा पुलिस ने वहां पे रेड मारी और रेड मार के इन्हें दोनों को गिरफ्तार किया और फिलहाल ये दोनों जो ठगोरे हैं इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि सिर्फ उन्होंने बंबई में ही इस ठग की वारदात को अंजाम दिया है या इन्होंने दूसरे राज्य में भी इस प्रकार की ठग की घटना को अंजाम दिया है। तो लेकिन अब तक बड़ी जानकारी सामने आई कि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा ये ठग चुके हैं। विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ये युवाओं को ही ठगते थे। बाकायदा इन्होंने अपना एक प्रोफाइल बना रखा था सोशल मीडिया पे, उससे लोगों से संपर्क करते थे और देखिए जहां पर ये रहते थे, जहां पर ये पूरा नेटवर्क संचालित करते थे, वहां पर बाकायदा रेंट पर एक ऑफिस भी लेते थे। उनका एक नाम होता था, रजिस्ट्रेशन होता था, तमाम चीजों के साथ की अगर कोई युवा वहां पर आए तो उनको बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से ये नजर आए कि हाँ ये जो कंपनी है ये कंपनी विदेशों में नौकरी दिलाती है। मल्टी टैलेंटेड जो लोग हैं उन्हें ही अपने साथ रखते थे। इनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा काफी बेहतर होती थी कि जब लोग आए तो ये उन्हें इंप्रेस कर सके। बातचीत में तरीके में इस तरीके से होता था कि उन्हें ये भरोसा दिलाया जा सके युवाओं को कि हम आपको नौकरी दिला रहे हैं। स्वाभाविक है। और यहाँ मिथिलेश, भारत में ना जो अंग्रेजी भाषा है वो भाषा नहीं है, वो स्टेटस सिंबल बन जाती है। तो अंग्रेजी में बोलने वाला व्यक्ति अच्छा ही काम करेगा, इस तरह की मानसिकता हम भारतीयों की बहुत पहले से बनी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। और बढ़ते हैं आगे, बिलासपुर से बड़ी खबर। सरकारी स्कूल के बच्चों से काम करवाए जाने का मामला सामने आया और न सिर्फ मामला बल्कि वीडियो भी सामने आया। वीडियो भी दिखाएंगे आपको। यहां पर जो स्कूली बच्चे हैं वो मजदूरों की तरह लोडिंग वाहन के ऊपर चढ़ करके वहां गाड़ी में पड़े हुए लकड़ी के फट्टों को बाहर निकालकर फेंक रहे हैं। देखिए रतनपुर स्कूल का ये मामला, और स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे या फिर लकड़ी ढोने के लिए, ये स्कूल प्रबंधन बेहतर तरीके से बता पाएगा। वीडियो सामने आने के बाद रतनपुर के उछीनापारा सरकारी स्कूल के इस वायरल वीडियो के बाद से अभिभावकों में आक्रोश है, स्वाभाविक है। जबकि बच्चों से इस तरह वाहन पर चढ़कर लकड़ियां उतरवाने के पीछे कौन है और क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम रहा, ये अब तक हम जो जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक क्योंकि कोई प्रबंधन की तरफ से अब तक बात कही नहीं गई है और जो लकड़ी उतरवाने का मामला सामने आया, इसमें जिन बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके द्वारा इस पर आक्रोश भी जताया जा रहा है। और रायपुर में 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। मारपीट का एक वीडियो सामने आया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ और विवाद में एक तरफ 7 लोग शामिल हैं तो दूसरी तरफ 4 लोग। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया और गोल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट की ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरह से यहाँ पर मारपीट हो रही है। और ये वीडियो जो है वो रायपुर से सामने आया। दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और खून खराबा तक हो गया। जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच ये पूरा विवाद शुरू हुआ। रायपुर से सामने आई तस्वीरें जहां पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गोल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला रायपुर से सामने आया। और जशपुर के पंडरापाठ थाना चौकी इलाके में जादू टोने के शक में ग्रामीण ने सरपंच के बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। ग्रामीण के हमले में सरपंच के बेटे को गंभीर चोट आई है। दरअसल पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने पीड़ित पर पहले तो जादू टोना करने का आरोप लगाया और फिर उस पर तीर धनुष से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि ये जशपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें पहले सरपंच के बेटे पर जादू टोने में शामिल होने का शक जताया और उसके बाद तीर धनुष से यहां पर हमला किया गया। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।